प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आवाज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज रूबरू हो रहे हैं एक खास शख्सियत से जिनकी अपनी ही पहचान थी, जिन्हें शब्दों में पिरोए जाना मुमकिन ही नहीं है। ऐसी शख्सियत की बात करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिनके बारे में बातें करना यानी कि जो अपने आप में एक रहस्य था, उस रहस्य में ही रहे और न जाने इन्होंने ब्रिटिश हुक्मरानों के नाकों चने चबवा दिए। इस तरीके से उन्हें उखाड़ फेंकने का एक षड्यंत्र रचा जो आज तक भी किसी ने ऐसा षड्यंत्र नहीं रचा था। वास्तविकता से अगर देखा जाए, आज हम बात कर रहे हैं जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे अनगिनत नारे और एक ऊर्जा भर देने वाले व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स, बीकन ऑफ एशिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। वास्तविकता में जिनके बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं है, फिर भी एक प्रयास जो उन्हें आज पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 से भारतीय सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 125वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में अब प्रतिवर्ष इस दिवस को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे और 125वीं जयंती हम मना रहे हैं। बात करेंगे इस प्रतिभा के बारे में तो इनका जन्म एक साधारण परिवार 23 जनवरी 1897 को 23 जनवरी के दिन इनका जन्म कटक में, एक साधारण परिवार कटक जो उस समय ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में हुआ करता था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाती थी। वर्तमान समय में जो कटक है वह उड़ीसा में स्थित है। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और इनकी माता का नाम प्रभावती दत्त था। और कुशल प्रतिभा के इतने धनी थे कि शुरू से ही इनमें ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं थी, ऐसी क्वालिटीज़ थी जिनकी हम बात करेंगे। ये ब्रेव थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेट डिप्लोमेट रहे, पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स रहे। और पढ़ाई के दौरान के समय में की बात करें तो उस समय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में इनका नाम आता था, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स में आता था। ऐसे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स जिन्होंने 1861 में 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हाईएस्ट सर्विस जो अलॉट की थी, जिसे सिविल सर्विस ऑफ इंडिया कहा जाए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो था, जो आज वर्तमान समय में आईपीएस और आईएएस है, वही सर्विस कन्वर्ट हुई है। उस सर्विस को क्लियर करने वाले 4 महीने की तैयारी में मात्र, और 1920 में इनका सिलेक्शन सिविल सर्विस में हो गया था, परंतु 21 में 1921 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कहा अगर सुभाष अंग्रेज़ों की नौकरी करेगा तो देश की सेवा कौन करेगा, ऐसे शब्द थे इनके। और ये कहते हुए इन्होंने अंग्रेज़ों को ये दिखा दिया कि आप लोगों की जो सर्विस सबसे ऊंची सर्विस है, जिसको इन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन से इन्होंने उसको क्वालिफाई किया था, पास किया उसको। और ट्रेनिंग से पहले ही, ट्रेनिंग के दौरान ही इन्होंने 1921 में रिज़ाइन दे दिया। उस समय इनकी 4 महीने की तैयारी में 4th रैंक इन्होंने हासिल की थी। तो ये इनकी इंटेलेक्चुअलता, इनकी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। साथ के साथ देशभक्ति इनमें कूट कूट के भरी हुई थी। चित्तरंजन दास के जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, चित्तरंजन दास इनके पॉलिटिकल गुरु थे। इनका अहम विश्वास था भगवत गीता में, और वहीं से इनको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिला कि ये जीवन में कुछ नया करना चाहते थे। और इसी तरीके से इन्होंने जय हिंद का नारा दिया, जो आज सब जगह जाना जाता है। सेना में, विभिन्न सरकारी दफ्तरों में आज जय हिंद से संबोधित किया जाता है। मैं आपको जानकारी दे दूं बच्चों कि ये जो जय हिंद का नारा है, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये इनिशियली कॉइन किया गया था सहबाग रमन
पिल्लई के द्वारा 1907 में कॉइन किया था, इसको तैयार किया था सहभागरमन रमन पिल्लई ने 1907 में 1907 में। और सुभाष चंद्र बोस जब आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की फौज, इन्होंने आज़ाद हिंद सेना, जो आज़ाद हिंद फौज इन्होंने तैयार की थी, वहाँ पर रिकमेंडेशन जो दी थी वो जियाल उल आबदीन ने इनको 1941 में ये रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद इन्होंने जय हिंद का नारा लिया और उस उद्घोष के साथ इन्होंने संबोधित किया था। कुछ और ख़ास चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे कि इनकी जो पढ़ाई है उसके ऊपर नज़र डालें तो इनकी जो शिक्षा थी, बैपिस्ट मिशन प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल जो कटक में था, 1902 से 1902 से 1909 तक इनकी वहाँ प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन हुई। उसके बाद ये रेवेंसो कॉलेजिएट स्कूल कटक में 1909 से 1912 तक वहाँ इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। नेक्स्ट ये प्रेसिडेंसी कॉलेज चले गए, जो कलकत्ता का फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज है। वहाँ ये 1912 से 1915 तक स्टूडेंट रहे और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में माने जाते थे। और अंग्रेजी हुक्मरानों को इन्होंने ये जवाब दे दिया था कि आप लोगों की जो शिक्षा पद्धति है उसे हर भारतीय सक्षम है उसे पूरा करने में। उसके उपरांत इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में 20 जुलाई 1917 से 1919 तक वहाँ के स्टूडेंट रहे। और फिच विलियम हॉल कैम्ब्रिज, वहाँ के भी नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट रहे। वहाँ से इन्होंने बीए मेंटल एंड मोरल साइंस के अंदर इन्होंने उपाधि 1921 में ली। और वहीं के साथ आप देखेंगे, वहीं पर इन्होंने साथ के साथ अभी आपको मैंने जानकारी दी कि किस तरीके से जो सिविल सर्विस थी उस सिविल सर्विस को इन्होंने क्लियर किया। जहां 1921 में इन्होंने रिज़ाइन दिया। रिज़ाइन देने के उपरांत इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। वह ईयर था 1921 का जब ये देश सेवा के लिए आ गए और इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। और साथ के साथ इनकी संघर्षों को और इनकी देशभक्ति को देखते हुए राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने इन्हें पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स कहा, मतलब देशभक्तों का देशभक्त कहा। ये महात्मा गांधी ने कहा था। बच्चों, आपको मैं जानकारी दे दूं, जो बापू हैं महात्मा गांधी हैं, उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि दी थी वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं न, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान के रचयिता हैं, सभी लोग उन्हें परिचित हैं, राष्ट्रगान हम करते हैं। तो नेताजी की उपाधि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हमेशा याद आएंगी। ये कुछ ऐसे क्विज के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में हम सॉल्व करेंगे, तो इसको बारीकी से सुनिएगा। और आपको बता दें कि ये फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पर ये प्रेसिडेंट रहे, उसके अध्यक्ष चुन लिए गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के 18 जैन 1938 से 29 अप्रैल 1939 तक ये प्रेसिडेंट रहे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि किस तरीके से इन्होंने, जो इनसे पहले वहाँ प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इन्होंने सीतामी रबैया, जो पट्टाभी सीतामी रबैया थे, उनको इन्होंने इस प्रेसिडेंट पद के लिए हराया था। पट्टाभी सीतारमैया थे जिनको इन्होंने इलेक्शन में डिफीट कर दिया था। प्रेसिडेंट के जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ था उसमें डिफीट किया। और उसके बाद फिर इन्होंने महात्मा गांधी के आग्रह पर, इनको ऐसा लगा वो उनकी अवहेलना कभी नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये पद छोड़ दिया और उन्होंने एक अलग से एक दल बनाया। उस दल का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से वह जाना जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं उसको। और 22 जून 1939 से 16 जैन 1941 तक ये फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रेसिडेंट रहे। इसी तरीके से इससे पहले ये 5th मेयर रहे थे कलकत्ता के। राजनीति में आने से पहले ये 5th मेयर रहे। सबसे पहले मेयर सेलेक्ट हुए, मेयर कलकत्ता के रहे। 22 अगस्त 1930 से 15 अप्रैल 1931 तक ये मेयर की इन्होंने सेवाएं दी। उसके उपरांत ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपने अभी जाना कि किस तरीके से उसके प्रेसिडेंट रहे। 1938 से 1939 के बीच में प्रेसिडेंट रहे और इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को डिफीट किया था इलेक्शन के अंदर। तो ये उनकी कुछ खास बातें हैं। ये जो
एक एग्जीबिशन से आपको मैं गुजारता हूँ। ये देखिए, ये आज़ाद हिंद फ़ौज का जो इन्होंने आईएनए की फॉर्मेशन की थी, ये आज़ाद हिंद फ़ौज इंडियन नेशनल आर्मी का फ्लैग है। जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये इनके सिग्नेचर हैं, आप पढ़ देख सकते हैं। ये इनकी क्वालिफ़िकेशंस थी। जो बीए इन्होंने मेंटल मोरल साइंस ट्राइपोस 1921 में किया था। ये उनकी कुछ खास ऐसी बातें हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से फ़िलासफ़ी के अंदर 1919 के अंदर इन्होंने अपनी डिग्री ली थी। और ये ख़ास इंडियन नेशनलिस्ट जाने जाते थे। ये आप फ्लैग देख सकते हैं, जहाँ ये आज़ाद हिंद फ़ौज अगस्त 1942 से सितंबर 1945 तक यह बिल्कुल सक्रिय रही, आज़ाद हिंद फ़ौज। और एलिजेंस जो इसको सपोर्ट किसका था, जर्मन फ्रंट का, जर्मन लोगों का इनको सपोर्ट था, इटली का सपोर्ट था, जापान का सपोर्ट था। और इन्होंने एक टेक्निक अपनाई थी, गोरिल्ला इन्फेंट्री टेक्निक को ये अपनाते थे। और इसमें 43,000 के आसपास सैनिक हुआ करते थे। यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस, इंथा, इमाद और कुर्बानी, ये इनका मोटो हुआ करता था। और ये मार्च जब करते थे तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये इनका मार्च का गीत हुआ करता था। और मोटो था इंतहा, इतामत और कुर्बानी, यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस, इनका ये मोटो हुआ करता था। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम उस समय चल रहा था। और मैं आपको जानकारी दे दूँ, यहाँ तक जब ये आईएनए की फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या वाक़या था उसको भी मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा। कि जब अंग्रेज़ों को ये पता लगा कि यह शख्सियत ऐसी है जो हमें परेशान कर सकती है, यानी कि उनको पूरी तरीके से पता लग गया था कि सुभाष चंद्र बोस ही एक ऐसे व्यक्तित्व है जो पूरी तरीके से जड़ से हमें मिटा सकते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको क्या किया था, अपने घर के अंदर ही नज़रबंद इंट्रेंड कर दिया गया था घर के अंदर। पर इन्होंने ये हमेशा रहस्यमय रहे और ऐसे हवा के झोंके की तरह निकल पड़े वहाँ से, उनकी नज़रों को में धूल झोंकते हुए। और ये एस्केप फ्रॉम इंडिया से निकले। वह समय था सुबह के 1:30 बजे का, जब 16 जनवरी 1941 को। आप ये देखेंगे कि इनकी हर जो एक्टिविटीज़ हैं वो 16 है, जनवरी के महीने में ही इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। जहाँ आप जानते हैं इनका जन्म भी 23 जनवरी को ही हुआ। और ख़ास बात करें, 1:30 बजे का सुबह का समय था। ये अपने जो भतीजे थे शिशिर कुमार बोस के साथ ये निकल पड़े उनकी गाड़ी में। और 16 जनवरी 1941 को ये वहाँ से होते हुए गोमहा स्टेशन बिहार पहुँचे। और वहाँ से नेताजी कालका मेल पकड़ते हुए इन्होंने अपनी यात्रा, ऐसी यात्रा शुरू की कि फिर ये भारत कभी लौट कर आए ही नहीं। एक रहस्यमय जीवन। और अंग्रेज़ों को वहीं से इन्होंने नाको चने चबवाने की ठान ली थी कि अब भारत जो है वो आज़ाद होकर ही रहेगा। तो इसके साथ वहाँ से ये ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड होते हुए वहाँ से ईरान होते हुए उसके बाद मॉस्को रशिया पहुँचे, रशिया से जर्मनी, जर्मनी से जापान। और ये पूरी इनकी लंबी यात्रा थी। ये अलग अलग, उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और उस समय जो इंडियन आर्मी थी, जो वो ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, वो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रही थी। उन्होंने ये कहा था कि आप इस युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। पर जो सुभाष चंद्र बोस ऐसा मानते थे कि नहीं, आज़ादी हमें ऐसे नहीं चाहिए, हम उसको लड़कर संघर्ष से हासिल करेंगे। इसलिए इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनके कुछ खास नारे थे। और ये उनकी रेजिमेंट आपने देखी, ये बैटल्स थी कहाँ कहाँ, बैटल ऑफ न्याको, बैटल ऑफ इम्फाल है, बैटल ऑफ पकोकू है, बैटल ऑफ सेंट्रल बर्मा है, जहाँ जहाँ इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और इनकी जो सेना थी उसके कमांडर इन चीफ थे मोहन सिंह, 1942 में थे। बाद में 1943 से 1945 के बीच में सुभाष चंद्र बोस इसके कमांडर इन चीफ रहते हैं। तो पहले कौन थे, मोहन सिंह इनके कमांडर इन चीफ थे जब आईएनए की फॉर्मेशन हुई थी। बाद में 43 से कौन, सुभाष चंद्र बोस लास्ट तक रहते हैं। चीफ इन स्टाफ जगन्नाथ राव भोसले थे। नोटेबल कमांडर्स इनके खास उस समय थे, मोहम्मद जमान कियानी थे, ये कर्नल शाहनवाज खान थे, कर्नल ढिलोन थे, मेजर जनरल सहगल थे। ये इनके खास नोटेबल कमांडर हुए थे। कैप्टन विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है। ये वॉर मेमोरियल आप देख सकते हैं आईएनए का, जो इंडियन नेशनल आर्मी के मार्टर्स थे कलकत्ता में। ये इसका
2 में जितने उन्हें सेक्रीफाइस दिया उसके ऊपर एक वॉर मेमोरियल ये बना हुआ है INA मैटर्स का, आप ये देख सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के लिए इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो जब आज़ाद हिंद फौज इनके जो डेथ हो गई थी, मैं आपको बताऊं कि ये मिस्टीरियस डेथ थी। ये लास्ट जो एक टाइम था, डेथ इनकी 18 अगस्त 1945 को होती है, जब ये मात्र 48 साल की उम्र के थे। उसका कारण था कि इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था, और इनकी डेथ का रीज़न जो बताया गया वो 3rd डिग्री बर्न, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका शरीर जल चुका था। और इनका जो मैटर था लास्ट में ये बहुत मिस्टीरियस रहा, काफ़ी रिपोर्ट। फिर फाइनलाइज जो डिसीज़न आता है वह 1 सितंबर 2016 को फाइनल डिसीज़न आता है कि वाकई में इनकी विमान दुर्घटना में, प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हुई थी। वो जगह मैं बता देता हूँ कहाँ हुई थी। आर्मी हॉस्पिटल है, ननोन ब्रांच है, ये ताकोहुको जापानीज़ है, जो ताइवान, उस समय जापानीज़ ताइवान हुआ करता था। एक शहर है आज में, ताइपे सिटी है, जहाँ सिटी हॉस्पिटल में इनको लाया गया था। तो ताइपे के अंदर इनका विमान क्रैश हो गया था। जो जगह कौन सी है, ताइपे में इनका विमान क्रैश हुआ था। तो ये कुछ खास बातें हैं। ये इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, जब वो कुछ उसके सैनिक जो रह गए थे, जितने कैप्चर अंग्रेज़ों ने कर लिया था, लास्ट बैटल इनकी कोहिमा होते हुए इन्होंने कैप्चर कर लिया था, कोहिमा और मणिपुर के इलाकों को। वहाँ से ये पहुँचे थे जर्मन सेना के सहयोग से। और लास्ट में जब 1945 में इनके ऊपर ट्रायल चलता है, 45 से मई 1946 तक, और कई सारे चार्जेस ब्रिटिश हुक्मरान इन पे लगाते हैं, ट्रिजन, टॉर्चर, मर्डर वगैरह कई सारे वर्ल्ड वार के दौरान इन्होंने किया। और द फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस ऑफ द अप्रोक्सीमेट 10 ट्रायल्स उनके चले थे रेड फोर्ट में, और काफ़ी 10 कोर्ट मार्शल्स हुए थे। उसमें कर्नल प्रेम सहगल थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन थे कर्नल, और मेजर जनरल शाहनवाज हुसैन खास थे, जिनके ऊपर ये ट्रायल चले थे। और बाकी जो सोल्जर्स और थे इसके अंतर्गत, ये ट्रायल रूम का आप सीन देख सकते हैं, जहाँ पर मैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल क्लॉडेट एचुलेक ने कमेटी, इन्होंने सेंटेंस इनको आजीवन कारावास और मौत की सज़ा सुनाई थी। आप ये देखते हैं कर्नल ढिल्लोन, ये हैं कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लोन और शाहनवाज खान। और आप ये देख सकते हैं मेजर जनरल प्रेम सहगल, ये वीर सेनानी, इनके कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, इनके नाम से ही एक लक्ष्मीबाई रेजिमेंट तैयार की गई थी जो आज़ाद हिंद फौज में थी। और आपको मैं जानकारी दे दूं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट के लिए जब इन्होंने इलेक्ट हुए थे, तो उनके कंटेस्टेड, उनके अपोजिट कैप्टन लक्ष्मी सहगल ही खड़ी हुई थी। हालांकि वो फिर हार गई थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट चुना गया था। तो इनकी डेथ 22 जुलाई 2012 को हो गई थी 97 ईयर में। और आगे चलेंगे, ये इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन आप देख रहे हैं किस तरीके से। ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल ही हैं जो देखो सैल्यूट दे रही हैं, और इस तरीके से ये इनका पूरा फौजी लबाजमा था। जिस तरीके से ये मोहन सिंह के साथ इनकी फ़ोटो देख सकते हैं आप। ये कुछ ख़ास विशेष तस्वीरें हैं। ये जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ये 1921 में इन्होंने 38 से 39 के बीच में जब ये प्रेसिडेंट रहते हैं, तो महात्मा गांधी के साथ थे, और महात्मा गांधी को इन्होंने फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी थी। ये आप देख सकते हैं। ये विभिन्न तस्वीरें हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हैं। कुछ खास चीज़ें आप लोगों को और मैं जानकारी देता हूं जो इन्हीं से जुड़ी हुई हैं, कि INA की जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की जो फॉर्मेशन कैसे हुई थी, इन्होंने, ये आज़ाद हिंद फौज का आप नक्शा देख रहे हैं विभिन्न, ये उनकी करेंसी है। देखिए उन्होंने करेंसी भी, क्योंकि एक अलग से उनको रिकॉग्निशन मिल गया था आज़ाद भारत का, वो जापान ने दिया था, जर्मनी ने इंडिया को उस समय जो इनके साथ थे सैनिकों को, और उनको इन्होंने आज़ाद मान लिया, तो अलग से इन्होंने करेंसी चला दी थी। आप ये देखिए, आज तक आपने ये देखे नहीं होंगे करेंसी नोट स्वतंत्र भारत के जो इन्होंने चलाए थे। और आप ये देख रहे हैं, ये पोस्टेज स्टैम्प 1943 का है, आज़ाद हिंद सरकार 25वीं वर्षगांठ। आप ये देखिए, उस समय ये सारी चीज़ें चल पड़ी थी, और वह अंग्रेज़ों के सामने आज़ाद हिंद फौज ने कर दिखाया था। सुभाष चंद्र बोस का ही था है जो इन्होंने इतनी बड़ी बात की। तो INA फॉर्मेशन की बात करेंगे कि INA फॉर्मेशन, जो इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन कैसे की थी इन्होंने, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे भारत से काफ़ी लोग
ब्रिटिश सेना में लड़ने के लिए गए थे और वह वहाँ जर्मन फ्रंट पे लड़ रहे थे, जापान पे लड़ रहे थे। वहाँ पर जो कैप्चर हो गए थे, जिन्हें POW कहा जाता है, प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है, और कुछ वहाँ प्लांटेशन वर्कर्स हुआ करते थे जो सिंगापुर में काम करते थे और साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में, तो वहाँ उनको पकड़ लिया गया था। प्रिजनर ऑफ वॉर होता है जब से युद्ध में कुछ सैनिक सरेंडर कर देते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ थे, उन्हें ये मौका दिया गया कि भाई आप यहाँ प्रिजनर ऑफ वॉर हो, ब्रिटिश हुक्मरानों के लिए लड़ रहे थे, पर ऐसा नहीं है, अब आपको देश के लिए सेवा करनी है। तो आपको एक सेना में मौका मिला है कि आप INA आज़ाद हिंद फौज में शामिल हों और भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ें। तो जो सैनिकों ने इनकी बात मानी और इनकी सेना में शामिल हुए। इस तरीके से ये इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर इन्होंने 43,000, यानी कि उस समय टोटल इसके लास्ट तक 43,000 सोल्जर्स हो गए थे। जब उन्होंने क्रिएट किया था उस समय 4,500 सोल्जर्स थे इनके पास। तो आपको मैं बात बता दूं, इस तरीके से ये काफ़ी जगह ट्रैवल किया है इन्होंने। बोस ने मॉस्को में भी ट्रैवल किया। एक इटालियन नोबल मैन थे काउंटलो ओर्ला मजेटो के नाम से, इन्होंने मॉस्को ट्रैवल किया, वहाँ रोम गए, जर्मनी गए, हिटलर से इन्होंने मुलाकात की। आपको हिटलर की मैं तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ इन्होंने हिटलर से भी मुलाकात की थी। ये देखिए, ये हिटलर है जो नाजी डिक्टेटर रहे हैं, जर्मनी के रूलर रहे हैं। हिटलर को, अडोल्फ हिटलर को कौन नहीं जानता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये एक खास शख्सियत रहे हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जर्मनी के डिक्टेटर रहे हैं। तो इनका भी काफ़ी सपोर्ट था। आप ये देख रहे हैं, ये हिटलर ही हैं और ये लीडर बने INA के। और आपको बताऊं, इन्होंने अपने आप आज़ाद हिंद रेडियो चलाया था, जहां से इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एक नारा चलाया था। और ये जब भारत में प्रसारित हुआ था आज़ाद हिंद रेडियो से ये संदेश, तो वाकई में सब लोगों को, अंग्रेजी जो हुक्मरान थे वो बिल्कुल घबरा गए थे कि सुभाष अब हमें भारत से निकाल ही फेंकेंगे। तो इस तरीके से मिल गए। तो उस समय अंग्रेज़ों की बुरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हो रही थी। वो तो बाद में 1945 में जब जापान और के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम अमेरिका डालता है, उसके बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक अलग से एक रिजल्ट देखने को मिलता है। वरना जर्मनी और जापान ने वाकई में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बढ़त बना के रखी हुई थी। नेक्स्ट, ये कुछ खास बातें जो आप लोगों को यहाँ बताई, आप ये देख सकते हैं। ये कुछ करेंसीज आपको दिखाई थी, ये मेडल्स वगैरह हैं जो आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों को दिए जाते थे। ये सारे जो अलग अलग राष्ट्रों से थे, ये इनका जो बैच वगैरह हुआ करते थे। आप ये देख रहे हैं करेंसीज पे आज़ाद हिंद फौज। ये जो ब्रेवरी के लिए सैनिकों को मेडल्स वगैरह, आज़ाद हुक्मरान आज़ाद हिंद 1943, ये रुपया चला करता था। आप ये देखिए, ये सारी करेंसीज उस समय चला करती थी जो आज़ाद हिंद फौज की। तो ये कुछ ऐसी खास तस्वीरें हैं जो आपने गूगल पे बहुत कुछ अवेलेबल है मैटर, जिसको एक साथ एक एग्जीबिशन के रूप में मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप ये देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस की कुछ खास तस्वीरें हैं। जो साथ के साथ ये जो तस्वीरें हैं, मैं आपको इनकी कुछ पारिवारिक जीवन की जानकारियां देता हूं कि इनकी पत्नी थी, यह फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये शिशिर बोस हैं, इनके भतीजे हैं जिनके साथ ये रवाना हुए थे भारत से। और ये सुभाष चंद्र बोस हैं। साइड में आप ये देखेंगे, इनकी जो वाइफ थी, इनका नाम था इमाइली सेचक्लेन थी। ये 1937 में इनका विवाह हुआ था रहस्यमय ढंग से। और उसके बाद इनके जो बेटी है, बेटी की अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये इनकी डॉटर है जिसका नाम अनीता बोस पेफेस थी, जो जर्मन थी वहाँ से। और एजुकेशन इनके बेपेस्ट मिशन वहाँ पर हुई थी, जैसी आपको जानकारी दी। ये देखिए, ये हमारे लेट प्रेसिडेंट हैं प्रणब दा, जो इनको सम्मान कर रहे हैं, उनकी पुस्तक का उद्घाटन कर रहे हैं। ये इनकी डॉटर है अनीता बोस पेफे इनकी डॉटर हुआ करती थी, अभी भी हैं ये। और ये कुछ उनकी ख़ास तस्वीरें हैं अपने परिवार के साथ। और इसी तरीके से कुछ ख़ास बातों पे और नज़र देखते हैं। ये आप देखिए, ये सब तस्वीरें INA की फॉर्मेशन की हैं। ये लास्ट नेताजी बोस जब ये सीक्रेट सर्विस के लिए INA कनेक्शन सबमरीन से भी, ये सबमरीन है जहाँ इन्होंने ट्रैवल किया था आर्मी की पोशाक में। आप इन्हें देख सकते हैं, हर जगह इनको सम्मान के रूप में माना गया। कई देशों में, मॉस्को है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, कई इलाकों में इन्होंने काफ़ी कार्य किया। ये सबमरीन में आप इनकी जापानीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जापानीज़ सैनिकों के साथ इनकी फ़ोटो आप ये फर्स्ट से सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ही हैं। तो ये वाकई में इस तरीके के आप ये विभिन्न जो डिफरेंट जो
लीडर्स थे, जापानीज़ थे, जर्मनी के थे, इटली के थे, उनके साथ इनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। जस्टिस जो नेताजी के किस तरीके से ये पूरी एक सैनिक पोशाक में रहा करते थे। तो वाकई में ये इनका लास्ट सैल्यूट जो इन्होंने दिया था, ये लास्ट जब तपई के लिए सिंह वहाँ से रवाना हुए थे, तपई में इनका विमान क्रैश हो गया था। ये लास्ट इमेज है इनकी जब ये सैल्यूट करते हुए अपने सैनिकों को। द लास्ट सैल्यूट सुभाष चंद्र बोस इंडियन हिस्ट्री फैक्ट्स में लिया गया है, आप ये देखिए। उसके बाद और इनका जैसा कि मैंने बताया, लास्ट में इनका जो प्लेन था वह 18 अगस्त 1945 को एज द एट ऑफ एज उनकी 48 साल थी, और प्लेन क्रैश होने के कारण 3rd डिग्री बर्न के कारण ये इनकी डेथ हो गई थी, जिसको रेक्टिफाई 1 सितंबर 2012 में किया गया था। और तपई सिटी के अंदर इनको लाया गया था, वहाँ लास्ट ये डेथ डिक्लेयर इनकी कर दी गई थी। ये आप ट्रूप्स इनके देख सकते हैं, इनकी फ़ौज हुक्मरान थे। ख़ास बातें हैं, ये देखिए कर्नल ये मोहन सिंह के साथ इनका नेतृत्व लेते हुए आप ये देख सकते हैं, ये इनकी पूरी सेना है किस तरीके से। और ये इनका पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल था, किस तरीके से इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बना ली थी। अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद आप ये देख सकते हैं, 1943 से 45 ये फ्लैग था जो अंग्रेज़ों के सामने इन्होंने तैयार किया था। इस तरीके से ये इनका मोटो हमने पढ़ा, यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस था। इस आप ग्लोबली मैप में आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइट ग्रीन क्लेम टेरिटरी दिखाई है जिसके ऊपर इन्हें अधिकार करना था, और डार्क ग्रीन आप ये देख रहे हैं इस इलाके पर ये कब्जा कर चुके थे। ये इम्फाल, ये म्यांमार से होते हुए इम्फाल कोहिमा तक ये इन्होंने अटैक कर लिया था, और पोर्ट ब्लेयर है उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। 2 साल पहले भारतीय सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो रोस आइलैंड है पोर्ट ब्लेयर पे अंडमान निकोबार का, रोस का आइलैंड का नाम कर दिया था बॉस आइलैंड कर दिया था सुभाष चंद्र बोस के, स्वराज द्वीप कर दिया गया था। ये कुछ ऐसे नाम उनको दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए वहाँ के नाम को। और कैपिटल रंगून और सिंगापुर हुआ करती, कॉमन लैंग्वेज क्या हिंदुस्तानी बोला करते थे। ये इनकी कुछ खास बातें हैं 1943-45 से। ये सुभाष चंद्र बोस इसके हेड ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर रहे आज़ाद भारत के, जो उन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया था। आप ये फ्लैग देख रही हैं आज़ाद भारत का, जो सुभाष चंद्र बोस के अंडर कंट्रोल में था अंग्रेज़ों के सामने। और एस्टेब्लिश 21 अक्टूबर 1943 को एस्टेब्लिश हुआ था ये आईएनए। और ये डी एस्टेब्लिश कब हुआ, 18 अगस्त 1945 तक, क्योंकि उनके बाद आप देखते हैं 18 अगस्त 1945 को इनकी डेथ हो चुकी थी। इनकी करीबन सेना, इसमें 3 मिलियन लोग इसके अंदर उनकी आ जाती थी, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे और वार ऑफ प्रिजनर्स को लेकर, और 60,000 की इनकी आर्मी हुआ करती थी। करेंसी की बात करें, रुपीज़ करेंसी आपने अभी देखी, और प्रिसाइडेड बाय, पहले ब्रिटिश इंडिया था, अब ये ब्रिटिश इंडिया इज सक्सीडेड बाय ब्रिटिश इंडिया। इस तरीके से इनका लास्ट एंड होता है। ये बैटल ऑफ इम्फाल है, लास्ट जो फाइट थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ 8 मार्च 3 जुलाई 44 में इन्होंने फॉट की थी। उसके बाद ये आगे बढ़ गए थे, भारत में अंदर घुस गए थे। आप ये देखिए इम्फाल और कोहिमा, नॉर्थ ईस्टर्न ब्रिटिश इंडिया, वहाँ भगा दिया था गोरखा लोगों ने इनके साथ मिलकर। और ये आप ये देखिए, ये इम्फाल की पूरी दिखाया है, जो अलग अलग सेनाएं थी, ब्रिटिश एम्पायर था, इंडिया था, जापान था, फ्री इंडिया। ये इनका फ्लैग है सुभाष चंद्र बोस का। आप ये लीडर्स में नाम पढ़ सकते हैं, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये जापानीज़ वगैरह के नाम है, और ये ब्रिटिश हुक्मरानों के नाम है। इन्हें 2 इंडियन रेजिमेंट उसमें लड़ाई लड़ी थी, और 54,879 सैनिक इसमें घायल हुए थे, कैजुअलिटीज़ जो हुई थी लाइफ। और ये लास्ट में ये जो एक ख़ास एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आई एम ए ग्रैंड सन ऑफ ए फ्रीडम फाइटर। मेरे जो दादाजी थे वो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ही वाज सोल्जर, ही वॉज द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। वो आज़ाद हिंद फौज के सेनानी रहे हैं, वो वॉर ऑफ प्रिजनर रहे, वहाँ से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले और उनकी सेना में शामिल हुए। आप इस सर्टिफिकेट में पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है, दिस इज सर्टिफाइड दैट श्री राम देवा राम was a member of Indian National Army. He was a political suffragist and as such entitled all the concessions allowed the other political suffragists. ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1961 में उनको दिया था। और आप ये देख सकते हैं इंडियन आर्मी में बाद में उनका रेजिमेंट नंबर है, रैंक हवलदार है, राजपूताना राइफल के थे। और इंडियन नेशनल आर्मी में जब उन्होंने सर्विस दी तो ओवर क्रेफ्टर की सर्विस थी, उनका नंबर 950 था, और वो जर्मन फ्रंट पे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। ये गांव का नाम है, और ये जयपुर, ये तालुका उस समय लगता था। ये इनका कैरेक्टर बताया गया आईएनए, और ये जगदेव सिंह कर्नल आईएनए के सिग्नेचर हैं। ये आप देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट है मेरे ग्रैंडफादर का। आप ये देख सकते हैं 2 अप्रैल 29 को वो आर्मी में एनरोल हो गए थे, और
17 जून 42 से 45 के बीच में ही रिमेन प्रिजनर ऑफ वॉर फ्रॉम 17 जून 1942 टू 1945 के बीच में आईएनए के जब ज्वाइन किया तो प्रिजनर ऑफ वॉर रहे वो। और इसके बाद की कुछ उन्हें रेमुनरेशन अलाउंसेस वगैरह उन्हें दिए गए थे, ये उसका सर्टिफिकेट है। सो ये कुछ ऐसी खास शख्सियतें हैं। मैं खुद गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे परिवार से मेरा ताल्लुक़ है, फ्रीडम फाइटर फैमिली से। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अहम उनका एक, जिन्होंने उन्हें आँखों से देखा था इस तरीके से। और ये कुछ खास बातें आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में की। तो पराक्रम दिवस की आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं। ये कुछ उनके स्लोगन्स हैं जिन्हें आपको याद करना है। क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। जो अपनी ताकत पर भरोसा करता है वही आगे बढ़ता है, और उधार की ताकत से वाले तो क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। हमारा सफ़र कितना ही भयानक और कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है। ये कुछ खास ऐसी बातें थी जो आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोगों से शेयर की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इसी तरीके से। और आप लोगों को वाकई में ये कुछ ऐसे स्लोगन्स हैं जिन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ के खड़ी होती है। मेरे अनुभव है कि हमेशा आशा की कोई ना कोई किरण आती है जो हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती। तो कुछ क्वेश्चंस थे। डेट ऑफ बर्थ आपको याद है इनकी 23 जैन 1897 में इनका जन्म हुआ था। कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था। एक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट में। चित्तरंजन दास इनके पॉलिटिकल गुरुज थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने एजुकेशन ली थी। इंपीरियल कॉलेज लंदन से इन्होंने आईसीएस की सर्विस पास की थी। और चित्तरंजन दास जो थे इनके पॉलिटिकल गुरु रहे थे। आईएनए में इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। उसके बाद ये 1938 से 39 के बीच में प्रेसिडेंट रहे। तैपई में इनका प्लेन क्रैश हुआ था जिसकी जानकारी मैंने दी। और रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने इन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान की थी। और फादर ऑफ नेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी। और कुछ बुक्स इनकी कोई ख़ास नहीं है। हम 125वीं जयंती इनकी मना रहे हैं जो पराक्रम दिवस के नाम से जानी जाती है। और कल 23 जनवरी को जो प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी कलकत्ता से इसका शुभारंभ करेंगे पराक्रम दिवस का। तो इस ओजस्वी दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। इनके कुछ नारे थे, दिल्ली चलो तुम मुझे, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बीकन ऑफ, ही इज़ नॉन एज बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया भी कहलाए जाते थे। तो ये कुछ खास उपाधियाँ थी। तो ऐसी शख्सियत को नमन। जय हिंद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।